When will you suspect hip disease? Pain, swelling, deformity, loss of function. Question 2. What are the functions of hip? Walking, standing, cross-legged sitting, and squatting. Standing can be both legs, right or left. Correct? About these symptoms, you asked 2 questions. When were you completely alright, and then what happened? So after the identification and demographic data, ID and demo, you ask these 4 questions. You ask the question, when were you completely alright, and then what happened? And then you get the history of pain, swelling, deformity or loss of function. And about all these symptoms, you want to answer onset, course, duration, treatment taken, response, aggravating factors, relieving factors, and associated factors. About pain specifically, you tend to ask site, character, intensity, radiation. Okay? So these are the questions that you want to answer about each of these symptoms. Okay? And then you also tend to answer onset, course, duration, treatment taken, response, aggravating, relieving factor, associated factor, and about pain specifically, site, character, intensity, radiation. Now a lucid description of all these gives you a good present history of the hip condition. Alright? Then you ask the past history, the personal history, the family history, the problem that the condition is producing on activities of daily living, ADL, on social well-being, on vocation, occupation, recreation. You also take an economic profile to find out the economic loss and amount of resilience. What is resilience? How much can you tolerate? Resilience मतलब वो कितना टॉलरेट कर पाएगा वो और उसकी फैमिली। अगर वो भूखा मर जाएगा टोटल हिप रिप्लेसमेंट में
else to suggest in history taking? एक हिप कंडीशन में हिस्ट्री टेकिंग में किसी और को कुछ और सजेस्ट करना है जो हमसे छूट रहा हो? हिस्ट्री ऑफ ड्रग हिस्ट्री, पर ड्रग की हिस्ट्री जो है यहाँ क्या है? ठीक है, तो इसके ये जो हिस्ट्री पूछी जाती है, ये हिस्ट्री स्पेसिफिक पूछी जाती है टू रूल इन और रूल आउट द डायग्नोसिस। ठीक है, इसके बाद तुम लोग एग्जामिनेशन करते हो। एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो स्पेसिफिक टू हिप डिजीज जनरल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक? एक अनीमिया जॉन्डिस जरूर देखना चाहिए, है ना, ऊपर जनरल एग्जामिनेशन की बोल अनीमिया और जॉन्डिस जरूर देखनी चाहिए। लिम्फेडेनोपैथी देखनी चाहिए जरूर। अदर जॉइंट्स देखने चाहिए, टेम्पोरोमैंडिबुलर से शुरू करके मुंह खुलता है नहीं खुलता, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से मुंह खुलता ही नहीं, सर्वाइकल स्पाइन, नॉटिंग मूवमेंट, लैटरल फ्लेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद शोल्डर मूवमेंट्स, एल्बो मूवमेंट्स, रिस्ट मूवमेंट्स, फोर आर्म मूवमेंट्स, उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्पाइन मूवमेंट्स, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन, राइट लेफ्ट रोटेशन। उसके बाद सैक्रोइलियक जॉइंट के सारे टेस्ट, सैक्रोइलियक जॉइंट के जो टेस्ट होते हैं राइट और लेफ्ट, स्ट्रेट लेग रेजिंग, पंप हैंडल, फिगर ऑफ 4, है ना, स्ट्रेट लेग रेजिंग, पंप हैंडल means this shoulder pose here, figure of 4, ठीक है, ये sacroiliac joint के टेस्ट हो गए। उसके बाद ऑपोजिट हिप, ऑपोजिट नी, ऑपोजिट फुट एंड एंकल, सेम साइड फुट एंड एंकल, सेम साइड नी, अदर जॉइंट जरूर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जनरल एग्जामिनेशन में बहुत खास बातें हैं जो देखनी चाहिए। किसी को और कुछ याद आना हो जो देखना चाहिए? नहीं। इसके बाद हम लोग सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे आते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में इसकी खत्म हो गई। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में CNS, CBS, respiration, EIT, hepatic, renal, blood, metabolism। एक चीज इसमें भूल गए हम लोग, दांत जरूर देखने चाहिए, डेंटल एंड ओरल आई। डेंटल की इंपॉर्टेंस ये है कि कोई दांत अगर लूज है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया तो वो कहां गया? ट्रैकिया और लंग में चला गया। तो इससे तो पैरालिटिक हिप हो सकता है, स्पैस्टिक हिप हो सकता है ना। दूसरी बात ये है कि अगर सीरियस है तो र्यूमेटिक फीवर,
ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पार्ट इन्वॉल्वमेंट हिप में होगा। रेस्पिरेटरी तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, पर रेस्पिरेटरी जो है जब एनेस्थीसिया दोगे तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया दोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और इसमें ब्लड प्रेशर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जीआईटी में पेप्टिक एसिड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम क्या देने वाले हो, NSAID दे सकते हो, ठीक है। हेपेटिक और रीनल ड्रग इफेक्ट हो सकते हैं, और हेपेटिक और रीनल में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। रेस्पिरेशन में चेस्ट एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम तुम्हें अदर वर्ड में बता चुके हैं, एंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस का पार्ट होता है। ब्लड में अनीमिया या अदर मैलिग्नेंसी, और कभी कभी जो है पॉलीसाइथीमिया अगर होता है, पहाड़ियों में होता है, पॉलीसाइथीमिया में इवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, एवीएन हो। और मेटाबॉलिज्म में डायबिटीज, gout, rickets, osteomalacia, osteoporosis, ठीक। ये जनरल हो गया, सिस्टमिक एग्जामिनेशन हो गया। अब बिल्कुल स्पेसिफिक टू द हिप, स्पेसिफिक टू द हिप क्या देखना चाहिए? चेस्ट एक्सपेंशन देखना चाहिए, एब्डोमेन केयरफुली पैल्पेट करनी चाहिए, पेल्विस देखना चाहिए, सैक्रोइलिक जॉइंट्स देखने चाहिए, ऑपोजिट हिप, नी, एंकल फुट, सेम साइड फुट, एंकल, नी, ठीक है। ये स्पेसिफिक्स में देखना। तो उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ हिप इटसेल्फ, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ हिप में क्या होता है? सबसे पहले गेट, सबसे पहले यू एग्जामिन द हिप व्हाइल prerequisites क्या है हिप एग्जामिनेशन? What are the prerequisites of hip examination? Exposure, light, हार्ट, हाँ, हार्ट, जोर से बोलो, हार्ट rate and comfortable to patient, है ना। ये नहीं कि ठंड में मरीज टिटोर रहा हो, या उसकी प्राइवेसी का एलिमेंट ध्यान में रखा गया हो, है, या वो बहुत एक्सपीरियंसिव हो जिससे कि आप उसको पेन प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। तो these are prerequisites, and you examine the patient while walking, while standing, while sitting on a chair, cross-legged sitting, squatting, alright, and finally while lying. अगर यहाँ तक एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो यूजुअली हिप में प्रॉब्लम 90% नहीं निकले, ऑलराइट। तो शॉर्ट एग्जामिनेशन यहाँ तक होता है और ये 2 मिनट में तय हो जाता है, ऑलराइट। अब हमने सुबह गेट में बताया था स्विंग एंड स्टैंस फेज होते हैं। स्विंग स्टैंस फेज में heel strike, foot flat, tibial alignment, femoral alignment,
टो ब्रेक, पुश ऑफ, सही। और हमने बताया था स्विंग टू, स्विंग थ्रू, डीएक्सेलरेट। नॉर्मल फेज बताए थे गेट के, याद है सर? और इसमें हमने तुमको दो बातें खास बताई थी, एक पेल्विक रोटेशन और एक पेल्विक टिल्ट। याद है सबको? नहीं याद है? ये पेल्विक टिल्ट हो गई। तो ये पेल्विक टिल्ट इसलिए हो गई कि ये जो ट्रोकैंटर है इसने इसको ग्लूटियस मीडियस ने इस फल्क्रम पे इस लीवर आर्म से इसको नीचे खींच लिया, और दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड के गैस्ट्रोक्नीमियस ने यहां पे एक्ट किया, तो ये फुट प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया, इसलिए इसने इस एसेटेबुलम को पुश अप कर दिया। तो जब ये लिम्स फॉरवर्ड जाएगा तो ये ग्लूटियस मीडियस इसको एलियक क्रेस्ट को नीचे पकड़े रहेगा। ये स्टेम्स फेज में है लिम्ब और ये स्विंग कर रहा है। इस वजह से होगा ये कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है स्पाइन की, ये इस फुट के अंदर पड़ती रहेगी एंड यू आर स्टेबल ऑन दिस हिप। ठीक है? अगर इस पावर में लॉस हो जाए, इस लीवर आर्म में लॉस हो जाए या इस फल्क्रम में लॉस हो जाए, तो जैसे ही ये पैर हवा में उठेगा वैसे ही ये पेल्विस टिल्ट कर जाएगी। तो अगर इसके स्विंग फेज में इधर की एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन नीचे आ जाती है, इस साइन को कहते हैं टेंडलेनबर्ग साइन। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी को इसी फुट पे रखने के लिए तब क्या होगा, स्पाइन टिल्ट हो जाएगी, स्पाइन इधर को टिल्ट हो जाएगी। तो lateral bending of spine in the Stams phase of the affected limb is called as Trendelenburg gait. It's called as Trendelenburg gait. दूसरी बात हमने तुम लोगों को बताई थी कि हील स्ट्राइक हुई, फुट फ्लैट हुआ, टिबियल अलाइनमेंट हुआ, और जैसे ही फिमोरल अलाइनमेंट हुआ वैसे ही पेन हुआ। तो पेन को अवॉइड करने के लिए ट्रंक जो है ऑपोजिट साइड पे फॉरवर्ड टिल्ट कर देगा, और ऑपोजिट साइड का जो स्विंग फेज है इट इज शॉर्टेंड इन लेंथ, ड्यूरेशन एंड हाइट। दिस इज कॉल्ड एज एनाल्जिक गेट। हमने तुम्हें स्टैम्स फेज की दो एब्नॉर्मैलिटीज बताई थी, एक टेंडलेनबर्ग गेट और एक एनाल्जिक गेट। इसके अलावा हमने तुमको स्विंग फेज की एब्नॉर्मैलिटी बताई। तो स्विंग फेज की एब्नॉर्मैलिटी ये बताई थी कि लैटरल पॉप्लिटियल नर्व अगर डैमेज्ड है तो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रीवियस पैरालाइज्ड है। उसके बाद हिमालयाज और नॉट ड्राई प्लेसेस भी पैरालाइज्ड है। इसका मतलब जैसे ही heels foot flat, toe break, push off हुआ, तो क्या होता है कि ankle should dorsiflex and hip and knee should flex so that the toes do not stub the ground for toe clearance. ठीक है? क्योंकि अगर जो पैर जो है अंगूठे जो है जमीन पे लड़ जाएंगे, तो टो क्लियरेंस के लिए फ्लेक्शन ऑफ हिप और नी होता है और डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल होता है। तो यहाँ पे डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल नहीं हो पा रहा, इसलिए फ्लेक्शन ऑफ हिप और नी बढ़ जाएगा। हाँ, तो इट इज कॉल्ड एज हाई स्टेपेज, इट इज कॉल्ड एज हाई स्टेपेज गेट। एंड एवरी टाइम दैट नॉर्मली क्या होता है कि टो से पुश ऑफ होता है और हील से स्विंग फेज एंड करता है।
तो नॉर्मली द गेट इज टो हील गेट है, और यहां पे गेट क्या होगा, टो टो, तो स्विंग फेस बिकम्स टो टू टो इंस्टेड ऑफ दी टो हील। ठीक है, तो दिस इज हाई स्टेप इन गेट, वन एब्नॉर्मैलिटी ऑफ स्विंग फेस। दूसरी एब्नॉर्मैलिटी ये है कि स्पैस्टिक स्थिति जब होती है अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में, तो नी फ्लेक्स नहीं कर पाता स्विंग फेस। तो इसलिए टू अवॉइड टू क्रिएट टो क्लियरेंस, you circumduct because the knee is not flexing. So normally the person walks like this, okay, but here what we do is circumduct because the knee is not flexing. All right, so this is called a circumduction gait, and when it becomes crosses the line of this foot, then it is called as scissors gait. All right, then it is called as scissors gait. इसके अलावा गेट की और एब्नॉर्मैलिटी होती है। पार्किंसनिज्म का गेट है शॉर्ट शफलिंग गेट, उसके बाद एटैक्सिक गेट है, कॉमनेस्ट कॉज अल्कोहलिज्म, प्रेम मत पड़त कहाँ के कहाँ, प्रेम मत छाके पर पड़त कहाँ के कहाँ, यहाँ डाल रहे वहां पड़ रहा, ठीक है, एटैक्सिक गेट। उसके बाद टेबीज डॉर्सालिस का स्टैंपिंग गेट होता है लाइक दिस, हाँ, मार्च गेट भी कहते हैं, लेफ्ट राइट, ऑलराइट। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गेट। अगर इतना गेट के बारे में मालूम है तो काम बन जाएगा। इसके बाद आ गए स्टैंडिंग पे। जब स्टैंडिंग पे आए तो स्टैंडिंग ऑन बोथ लिम्स में अगर कोई एसिमेट्री है, तो उसको डिस्क्राइब कर देना। एंड यू हैव टू लुक फ्रॉम द फ्रंट, you have to look from the right, you have to look from the left, and you have to look from the back. अगर कोई एसिमेट्री है, कहीं पे वेस्टिंग है, कहीं पे स्वेलिंग है, तो that ought to be described. ठीक है? उसके बाद तुमने इस लिम्ब पे स्टैंड करा है, इस लिम्ब पे स्टैंड कर पाता है या नहीं, पेनफुल है नहीं कर पाता, अनस्टेबल है नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद ASIS इधर वाली नीचे है या नहीं, लूटियस मीडियस, नेक फीमर और हेड, पावर फल्क्रम एंड लीवर आर्च काम कर रहा है नहीं कर रहे, सही। तो ट्रेंडलेनबर्ग साइन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रेंडलेनबर्ग साइन। इसके बाद यू मेक द पर्सन सिट ऑन अ चेयर। इसमें मेन बात यह है कि मान लो वो बस में बैठा है, तो उसकी क्या, ये पैर जो है ये आगे वाली सीट में तो नहीं लगता, नहीं तो वो बस में बैठ ही नहीं पाएगा, फंक्शनल प्रॉब्लम। सिट ऑन अ चेयर, सिट क्रॉस लेगेड, स्क्वाट एंड लाई। नाउ द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड व्हाइल द पेशेंट इज lying. And when the patient is lying, then you examine under the following headings: inspection, palpation, measurement, movement, deformity. All right. अब इंस्पेक्शन देखते हैं। Let us look at inspection.
मोटे हैं तो क्या हुआ, पतला रहेगा तो है ना। स्पाइन, kyphosis, scoliosis, lordosis, ओके, ASIS। तो अगर स्पाइन जो है इस तरह से टिल्टेड है तो किधर की ASIS ऊपर होगी, इधर की, राइट। तो ऐसा मत कह देना स्पाइन टिल्टेड टू द लेफ्ट एंड ASIS राइट साइड की हायर है, राइट साइड की हायर होगी। तो ये तो लिंक फिजिकल साइन है, ठीक है। स्पाइन ASIS, ट्रोकेल्टर prominent, less prominent, thickened, sorry, okay, yes। उसके बाद swelling, scar, sinus around hip। तो कहां से देखोगे, फॉरवर्ड से देखोगे, साइड से देखोगे और बैक से देखोगे। इसके बाद क्वाड्रिसेप्स, बेसिकली इसके बाद डायरेक्शन ऑफ पैटर्न। इससे ये पता लग जाएगा कि रोटेशन है या नहीं, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, न्यूट्रल रोटेशन। ऑल द टाइम यू आर कंपेयरिंग विद द ऑपोजिट साइड। और जैसे ही तुमने ये कहा तो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हिप की एटीट्यूड क्या है, नी की एटीट्यूड क्या है, फुट और एंकल की एटीट्यूड क्या है, दोनों का राइट। एटीट्यूड अगर हिप की डिफाइन करनी है तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सिस पे क्या है एटीट्यूड, एडक्शन एबडक्शन एक्सिस पे क्या है, और रोटेशन एक्सिस पे क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। एटीट्यूड नी की क्या है, एटीट्यूड फुट और एंकल की क्या है। और ये राइट साइड की, लेफ्ट साइड, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओनली सिस्टमैटिक अप्रोच, ऑलराइट। और उसके बाद शॉर्टनिंग और स्ट्रेट लेग रेजिंग, ऐसे अलावा कैन यू एक्टिवली स्ट्रेट लेग रेज और नॉट। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डॉर्सिफ्लेक्शन, कैन ही डॉट एक्टिवली डॉर्सिफ्लेक्स द एंकल और नॉट। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब ट्रैक्शन लगाते हैं तो यहाँ हेड ऑफ फिबुला पे एक नर्व पास होती है एलपीएल, उस ट्रैक्शन में उसको प्रोटेक्ट करते नहीं। तो यूजुअली जो ट्रीटेड केसेस है हिप के जो तुमको मिलेंगे उनमें कई बार क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो फुट ड्रॉप देखना मत बोलना इंस्पेक्शन में, ठीक है। बीमारी से रिलेटेड नहीं है, मिस कर जाओगे तो बेकार एग्जामिनर तुमको खाएगा जबरदस्ती, लकड़ी की तरह खाएगा कचर कचर, ठीक है। अब पैल्पेशन, पैल्पेशन में सबसे पहले कंफर्म द फाइंडिंग्स ऑफ इंस्पेक्शन, फिर 5 T's है ना। टेम्परेचर हमेशा पहले नॉर्मल साइड, फिर अफेक्टेड साइड, फिर नॉर्मल साइड, और हमेशा बैक ऑफ हैंड से, समझ गए। टेम्परेचर, टेंडरनेस, यहां स्कार्पस ट्रायंगल पे टेंडरनेस और प्रोट्रैक्टर पे टेंडरनेस। और जब प्रोट्रैक्टर की टेंडरनेस देखो तो ऊपर नीचे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर से प्रेस करके देखो
और थंबिंग टेस्ट भी कर लो, यहां से थंब करो, देखो कहीं पे पेन होता है नहीं, जिसको एनुअल टेस्ट या थंबिंग टेस्ट कहते हैं। तो टेम्परेचर, टेंडरनेस, ट्रांसमिटेड मूवमेंट्स, यहां से मूवमेंट ट्रांसमिट करो, रोटेट करो, रोटेटर रोटेट कर रहा है या नहीं, और अगर हेड जो है तुम्हें ग्लूटियल रीजन में फील हो रहा हो तो वो हेड है, ये भी ट्रांसमिटेड मूवमेंट से पता लग जाता है। तीसरा, अगर हेड सेंट्रली डिसलोकेट कर गया है और तुम पर रेक्टल एग्जामिनेशन में गोनी मास फील कर रहे हो तो उसको रोटेट करके देख लिया तो कंफर्म हो जाएगा कि वो लैटरल मास क्या है, हेड है। तो ट्रांसमिटेड मूवमेंट का जो फिजिकल साइन है उसको एप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ट्रांसमिटेड मूवमेंट बता सकता है। फिर टेलीस्कोपी, ठीक है, ट्रोकेंटर पे एक हाथ फ्लेक्स नी को पकड़ के आगे और पीछे, डज द फीमर मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलोंग इट्स एक्सिस और नॉट, क्या लिंब की लेंथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज टेलीस्कोपी। और ये सॉरी ये पांचवा जो था शायद बी था, वैस्कुलर साइन ऑफ फीमोरल आर्टरी, इधर और इधर। So I confirm the findings of inspection: temperature, tenderness, transmitted movements, telescopy, vascular sign of Narad। हो गया अभी? Measurement, real length and apparent length. Apparent length is measured from episternum or umbilicus to the tip of the medial malleolus, with both limbs parallel to each other and parallel to the trunk। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर ना कर पा रहे हो तो नहीं मेजर होगी। Real length is measured from anterior superior spine to the tip of the medial malleolus with the pelvis square, that means both ears are at same level and limbs in identical position। मतलब अगर पेल्विस को स्क्वायर करने के लिए तुमको एक मूव करना पड़ा तो एडक्शन एबडक्शन डिफॉर्मिटी जब क्रिएट करोगे तभी मूव पेल्विस स्क्वायर होगी। तो जितनी एबडक्शन इस पे है उतनी ही एबडक्शन ऑपोजिट साइड पे है। तो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है ये, पेल्विस स्क्वायर, लिम्स इन आइडेंटिकल पोजीशन, है ना। इसके बाद मूवमेंट्स, मूवमेंट्स में खास बात क्या है, मूवमेंट्स दो तरह के, पैसिव और एक्टिव। जब अपर लिम्ब में रेफर होते हैं मूवमेंट कहोगे तो इट इज यूजुअली एक्टिव, कन्वेंशन है एक्टिव मूवमेंट डिस्क्राइब करना। जब लोअर लिम्ब में डिस्क्राइब करते हो तो पैसिव मूवमेंट डिस्क्राइब करते हो। हिप जॉइंट की तीन एक्सिस हैं, एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक एडक्शन अबडक्शन और एक एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन। तो कभी भी मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट होता है, अगर हम लोग इस तरह से बना लें तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट अगर होना तो या तो ये आइडियोसॉस में चला रहा है, आइडियोसॉस अगर स्पेरम में चला जाए तो क्या होगा, ये एडक्टर है तो सबसे पहले होगा एबडक्शन विल बी लिमिटेड, फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज होगा एबडक्शन विल बी एब्सेंट। तीसरा होगा कि देयर विल बी अ पोजीशन इन एडक्शन रेंज, एडक्शन में एक पोजीशन होगी बियॉन्ड विच एबडक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द आइडियोसॉस इज
इन स्पैजम और कंट्रैक्टेड, पहले एब्डक्शन रेस्ट्रिक्ट होगा, फिर एब्डक्शन एब्सेंट होगा, और फिर एडक्शन रेंज में एक ऐसी पोजीशन होगी हिप की बियॉन्ड विच एब्डक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझे? तो वो तीसरी स्टेज जो है दैट इज द स्टेज ऑफ एडक्शन डिफॉर्मिटी, दैट इज द स्टेज ऑफ। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि 20 डिग्री एडक्शन डिफॉर्मिटी है, मान लो कह रहा है, और कह रहा है कि 10 डिग्री एबडक्शन है, तो उससे पूछो तेरा क्या होगा तालिया, बिकॉज ही इज गॉन, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? फिर वो फंस गया, दैट मीन्स रॉन्ग केस में गया। हाँ, इसलिए कभी भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की जरूरत। तो इसमें क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रीजन ऑफ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। ये कैसा रीजन है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इसमें खास बात यह है कि एबडक्शन तो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, पर एडक्शन फुल होगा। ये देखा तुमने पहचान इसकी? एक्सिस पे एडक्शन फुल है, पर एबडक्शन रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा, मान लो कि यहां पे मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो गया, यहां पे मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें एबडक्शन रेस्ट्रिक्टेड होगा, पर एडक्शन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर की वजह से मूवमेंट का लिमिटेशन हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्चर या स्पैजम की वजह से हो रहा है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया आपको? अब तीसरी बात यह है कि these are the two extra articular reasons of limitation of movement. A malunited fracture or a deformity in the bone or a contracture of the soft tissue. तीसरा रीजन डिफॉर्मिटी का यह होता है कि जॉइंट सरफेस के अक्रॉस या तो फाइब्रस टिश्यू है और या बोनी टिश्यू है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस। इंट्रा आर्टिकुलर, इसमें क्या पहचान है? इसमें एबडक्शन एडक्शन दोनों रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन दोनों रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर फाइब्रस एंकाइलोसिस है तो मूवमेंट विल बी पेनफुल, मूवमेंट विल बी एब्सेंट इन बोथ फाइब्रस एंकाइलोसिस में या बोनी एंकाइलोसिस। बट यहां पे अटेम्प्ट जो है अटेम्प्ट टू मूव फाइब्रस एंकाइलोसिस में पेनफुल होगी और बोनी एंकाइलोसिस में पेनलेस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो मूवमेंट के बारे में सबसे पहली बात यह है, एबडक्शन लिमिट होगा, एबडक्शन एब्सेंट होगा, फिर डिफॉर्मिटी होगी। ऐसे इंस्ट्रक्शन के साथ है। एक्सटेंशन लिमिट होगा, एक्सटेंशन एब्सेंट होगा, फिर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होगी। अगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है तो एक्सटेंशन रेंज नहीं बोलना है, बोल दिया तो गए। ठीक है? तो इस तरह से these are the reasons of limitation of movement। अगर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट की डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछी जाए, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट को कहते हैं एंकाइलोसिस, है ना? एंकाइलोसिस कैन बी ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंकाइलोसिस इज within the joint, false ankylosis is extra-articular. Extra-articular ankylosis can be because of a bony deformity like a malunited fracture or contracture of soft tissue. And all these are limitation of
पैसिव मूवमेंट। ठीक है, बट देयर कैन बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिव मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर एलपीएन पैरेलाइज हो गई तो पैसिव मूवमेंट पूरा होगा और एक्टिवली डॉल्फिन फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। तो अगर एक्टिव मूवमेंट की प्रॉब्लम है तो देन यू स्टार्ट लुकिंग एट द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, दैट मींस अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, एंटीओन सेल, नर्व रूट, नर्व, मायोन्यूरल जंक्शन, मसल। ठीक, तो ये मूवमेंट हो गया और मूवमेंट के साथ ही साथ डिफॉर्मिटी कवर हो गई। और डिफॉर्मिटी के बाद हम स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो स्पेशल टेस्ट में पर रेक्टल एग्जामिनेशन है, ऑटोलॉजी और बार्लो टेस्ट है सीडीएच का। उसमें ये याद रखना है बार्लो का मतलब बाहर को और ऑटोलॉजी का मतलब अंदर को, है ना, सीडीएच वाला। और तुम्हारा मॉरिसेस बाइफरकेंट्रिक टेस्ट है, सेंट्रल डिसलोकेशन ऑफ हिप पे। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में लैटरल मास दिखता है और वो लैटरल मास मूव करता है ट्रांसमिटेड मूवमेंट। तो दिस इज द रिवीजन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ हिप। तो इसको एग्जामिनेशन को रिवाइज करने के बाद हम लोग फटाफट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फिजिकल साइंस कर लें, जो इस एग्जामिनेशन के बाद हमको फिजिकल साइंस मिलते हैं, उससे हमारी डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है। हाँ, उससे हमारी डायग्नोसिस हो सकती है फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड मिसलेनियस रोटेशन। ऑलराइट, तो फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन के कॉजेस बढ़ती चीज हो गई, लेफ्ट फीमोरल एपिफिसिस हो गई, फ्रैक्चरिंग ऑफ फीमर हो गया, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इसमें बच्चा है, इसमें एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट टेकोक्सा वगैरह है, और ये एल्डरली है। और नेक फीमर और ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में क्या फर्क है? ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में टेंडरनेस ट्रोकेंटर पे होगी, थिकनिंग ट्रोकेंटर की होगी, डिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। और ट्रोकेंटर जो है मैल यूनाइट करेगा, नेक फीमर में नॉन यूनियन और एवास्कुलर नेक्रोसिस होगी। तो ये नेक फीमर और ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में फर्क हो गया। पर फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन के साथ साथ इसमें ट्रू शॉर्टनिंग होगी अबव द ट्रोकेंटर, और शॉर्टनिंग अबव द ट्रोकेंटर डायग्नोस करने के हमारे पास चार तरीके: नेलेटल लाइन, शूमेकर लाइन, ब्राइंड्स ट्रायंगल एंड सिटीज पैरेललोग्राम, है ना। अब इसके बाद फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। तो इसका कॉज हो सकता है साइनोवियल एफ्यूजन, सेप्टिक आर्थराइटिस और एंटीरियर डिस्लोकेशन हिप और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक, तो साइनोवियल एफ्यूजन स्टेज 1 ट्यूबरकुलोसिस में होता है। सेप्टिक आर्थराइटिस
लूपस है और सेप्टिक आर्थराइटिस अक्यूट है। हाँ, सेप्टिक आर्थराइटिस तुमने न्यूनेट में इंफेक्टेड सिरिंज से ब्लड निकाला, बच्चे को हो गई। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस चाइल्ड में हुई है या एडल्ट में हुई है, अगर चाइल्ड में हुई है तो ग्रोथ एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है और पैथोलॉजिकल पोस्टीरियर डिस्लोकेशन ऑफ हिप हो सकता है। अगर एडल्ट में हुई है तो बोनी एंकाइलोसिस हो सकती है। ठीक है, और जिसके बाद एंटीरियर डिस्लोकेशन हिप में लिम्ब लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और फीमोरल ट्रायंगल में तुम्हें हेड फील होगा और हिस्ट्री ऑफ इंजरी होगी। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस पॉलीआर्टिकुलर है, यंग एज है, स्पाइन सैक्रोइलिक जॉइंट इन्वॉल्व है, चेस्ट एक्सपेंशन लिमिटेड है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई इसकी। इसके बाद फ्लेक्शन रिडक्शन इंटरनल रोटेशन। अगर फ्लेक्शन रिडक्शन इंटरनल रोटेशन है तो सॉस का स्पैज़म हो सकता है। ये इलियोसॉस मसल का स्पैज़म दो वजह से हो सकता है, इधर इंट्रा आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर टीबी स्टेज 2 और इसमें क्या होगा, रोटेशन विल बी पेनफुल। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में अपेंडिसाइटिस, अमीबिक स्टेफिलाइटिस, कोई भी रीजन का हो सकता है। पर इसकी खास बात एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की रोटेशन पेनलेस और cause will be evident. You can always detect the cause. ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस रीजंस। तो दो जोकर होते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशन के, और सेंट्रल डिस्लोकेशन के ट्रॉमेटिक कंडीशन में, जो कि कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। तो these are the, this is the differential diagnosis of hip. अब इन सारी की सारी कंडीशंस के बारे में तुम्हें क्या सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? What is your diagnosis? Why do you say so? Any differential diagnosis? Why not that? तो जितना पढ़ाया ये चार सवाल के जवाब हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट, हाउ वुड यू ट्रीट, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो आई थिंक दिस कंप्लीट्स द हिप एग्जामिनेशन। ठीक है, रिवीजन ऑफ हिप एग्जामिनेशन। कितने लोगों ने हिप एग्जामिन किया तुम लोगों?